हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपका एनडीए का पेपर हो चुका है, ये आप सब दे चुके हैं एनडीए का पेपर। और अब हम आज से शुरू कर रहे हैं अपनी नई सीरीज, जिसमें हम टॉपिक वाइज एनडीए 2024 पेपर को डिस्कस करेंगे, मैथ्स के पेपर को। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस के क्वेश्चंस को, जहां पे इंटीग्रेशन से जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। इस बार क्या हुआ, पेपर के पैटर्न में थोड़ा बदलाव हुआ। पिछली बार के पेपर के पैटर्न की कंपैरिजन में अगर इस बार का पेपर देखें तो काफी सारी चीजें चेंज हुई हैं। जैसे कि पिछली बार इंटीग्रेशन के पोर्शन से कम क्वेश्चंस आए थे, 5 से 6 सवाल आए थे, लेकिन इस बार उससे डबल क्वेश्चन आए हैं, डबल से भी ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। 14 क्वेश्चंस ऐसे थे पेपर में जो इंटीग्रेशन से आए हुए हैं, और ज्यादातर डेफिनेट इंटीग्रेशन से आता था, लेकिन इस बार क्या आया है, ज्यादातर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से सवाल आए हैं। ठीक है, तो ये आपका पेपर है, ये सेट सी है आपके सामने, सेट सी है एनडीए का, और हम इसी में से क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर आप टैली कर लीजिएगा, सारे सेट्स में क्वेश्चन सेम रहते हैं, बस ऑर्डर चेंज रहता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चंस कहां कहां है हमको इंटीग्रेशन के मिलेंगे। तो अगर पहले ही क्वेश्चन की बात करें तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24। एक ही क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दोनों का सेम है, बस लिमिट बदल दिया है, जो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन से 2 सवाल आए हैं, इसी को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आइए थोड़ा देखते हैं बेसिक प्रॉपर्टी, हमें क्या जानकारी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम लोग। जो क्वेश्चन है, -1 से 0 पर आपको इंटीग्रेट करना है मॉड ऑफ x - 1 और ग्रेटेस्ट इंटीजर x को। इसको क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, और लिमिट दी है -1 से 0। दूसरी तरफ लिख देता हूं, दूसरा वाला जो सवाल है 0 से 2 के बीच में है मॉड ऑफ x - 1 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। इन्हीं दोनों को सॉल्व इंटीग्रेट करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है अगर प्रॉपर्टी वाइज देखें मॉडुलस फंक्शन के, ग्रेटेस्ट इंटीजर की, लेकिन अगर डीपली आपने स्टडी नहीं किया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, मॉडुलस फंक्शन को, तो आप इसमें बेसिक गलतियां करेंगे। ठीक है, वैसे तो ये क्वेश्चन मॉडरेटली है, बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है कहें तो। जैसे -1 से 0, पहले इस इंटरवल को डिस्कस करो, -1 से 0 इस इंटरवल को अगर डिस्कस करें, इस इंटरवल में मॉड ऑफ x - 1 की वैल्यू क्या होगी, ये बात, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होगी। फिर इसी फंक्शन को 0 से 2 इंटरवल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमें पता है कि कोई भी मॉडुलस फंक्शन है, इसको 0 रख दो, तो जो वैल्यू आए इस पॉइंट पर मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, अपना बिहेवियर चेंज करता है। जैसे जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, और x की वैल्यू जब 1 से छोटी होगी तो ये निगेटिव साइन के साथ आएगा। ठीक है, तो हमें कहां से करना है, -1 से 0 के बीच में करना है, और -1 से 0 जो इंटरवल है ये 1 से क्या है, छोटा है, तो ये इस इंटीग्रेशन में मॉडुलस का साइन क्या आएगा, निगेटिव आएगा, तो इंटीग्रेशन पूरा कन्वर्ट हो जाएगा माइनस ऑफ x - 1। पहली बात हो गई। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करें तो -1 से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, ओपन इंटरवल लगा रहा हूं क्लोज की जगह, क्योंकि 0 पर और -1 पे तो बिहेवियर बदलेगा, उससे हमको एंड पॉइंट पे मतलब नहीं है, उस इंटरवल में बात करनी है। ठीक है, तो -1 से 0 के बीच में बात करें अगर, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। ठीक है, तो ये -1 से मल्टीप्लाई कर दिया dx। अब देखिए बेसिक इंटीग्रेशन बन गया किसका, x - 1 dx। कहां से कहां तक, -1 से 0 तक। अब आपको पता होगा x का इंटीग्रेशन x²/2, 1 का x, लिमिट पुट कर दीजिए -1 से 0। 0 पुट करने पे तो पूरा 0 आ जाएगा, कोई डाउट नहीं। -1 पुट करते हैं, -1 पुट करने पे ये आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 1/2 + 1, दिस इज -3/2। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला आंसर हो जाएगा, दिस इज द आंसर, -3/2 इज द आंसर। वहीं पर 0 से 2 में जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए यहां पर एक दूसरी प्रॉपर्टी लगती है इंटीग्रेशन की। अगर प्रॉपर्टी की बात करूं तो अगर a से b कोई इंटीग्रेशन दिया गया है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं a से c प्लस c से a, एज पर रिक्वायरमेंट्स ऐसे चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम इसको चेंज कर सकते हैं
तो 0 से 2 को हम अगर 0 से 1 कर लें प्लस 1 से 2 कर लें, आप कहेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो x माइनस 1 कहां बिहेवियर चेंज कर रहा है? 1 पर ना, तो 1 से पहले इसका निगेटिव साइन होगा, 1 के बाद पॉजिटिव साइन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की भी बात करें तो 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, 1 से 2 के बीच में 1 होगा, तो प्रॉपर्टी चेंज कर रहा है। अच्छा, 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 आएगी, इसका मतलब 0 से 1 के बीच में पूरा इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। 1 से 2 के बीच में अगर बात करें, 1 से 2 के बीच में ये पॉजिटिव आएगा, दिस इज x माइनस 1, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 dx। देखो सेम ही आ गया, सेम आ गया, बस इंटरवल चेंज है। यहां -1 से 0 पूछा है, यहां 1 से 2 पूछा है। इसको जरा सॉल्व करेंगे, सेम x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, कहां से कहां तक? 1 से 2 तक। जैसे ही वैल्यू पुट करोगे, 2 पुट करोगे, 4 बाई 2 2 माइनस 2, ये तो 0 आ गया। माइनस से याद 1 पुट करोगे, दिस इज 1 बाई 2 माइनस 1, द आंसर इज 1 बाई 2। तो इसका आंसर डी, दिस इज 1 बाई 2 आंसर आ गया। पहले का -3 बाई 2, दूसरे का 1 बाई 2। ये क्वेश्चन आसान ही क्वेश्चन था, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था। अगर देखा जाए, अगर आपको प्रॉपर्टी वगैरह पता है तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन के लाइन से ही क्वेश्चन आए थे। सबसे अच्छी बात तो यही है, कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन का लाइन से ही सवाल आया था। ठीक है, यहां पर देखिए एक इंटीग्रेशन है, ये इनडेफिनिट का सवाल है और बहुत आसान सवाल है। अगर आपको बेसिक भी पता है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 दिख रहा है सामने ही। अगर सामने कोई क्वेश्चन दिखता है ऐसे टाइप का, तो इसको सबसे पहले दिमाग में ख्याल आना चाहिए, इसको रेशनलाइज करना है। क्या करना है? रेशनलाइज। बचपन में पढ़ा होगा कि 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a प्लस अंडर रूट ऑफ b लिखा है, तो सबसे पहले इसको अंडर रूट ऑफ a माइनस अंडर रूट ऑफ b से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे। ये रूल बचपन में पढ़ा होगा, वही रूल पहले लगाना था, इसमें सबसे पहले वही करना था। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 dx, मल्टीप्लाई कर दिया जाए x प्लस 1 मल्टीप्लाई करने के बाद दिस इज a माइनस बी, a प्लस बी। बहुत आसानी से हम इसको लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऊपर वाला सेम लिख दो, x प्लस 1 dx अपॉन 2। अच्छा, ये dx अभी हटा देते हैं, चलो, अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन, देखो यहां से देखो, a माइनस बी, a प्लस बी, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर जैसे ही करोगे x प्लस 1 माइनस ऑफ x माइनस 1 dx, ये आया। इसको जरा सा सॉल्व करोगे तो ये 1 बाई 2 नीचे दिख रहा है क्या? इसको बाहर लिख लिया, अलग अलग कर दिया। पूरे में ब्रैकेट लगा दो, 1 बाई 2 भूलना नहीं है। यही सब गलतियां होती हैं छोटी छोटी। इसका इंटीग्रेशन करना है, x प्लस 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर आपको अंडर रूट ऑफ x पता है, अंडर रूट ऑफ x का इंटीग्रेशन पता है, तो मुझे नहीं लगता कि x प्लस 1 से कोई फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि x प्लस 1 को t मान लोगे अगर, तो dx और dt सेम रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ना। लास्ट में आंसर में जहां x लिखा होगा वहां x प्लस 1 लिख देंगे। तो इसका आंसर अगर हम निकालें तो दिस इज 2 बाई 3 x की पावर 3 बाई 2, 2 बाई 3 x की पावर 3 बाई 2, और यहां पर ये आ जाएगा 1 बाई 2, 1 बाई 2 2 बाई 3 x प्लस 1 की पावर 3 बाई 2 प्लस यहां भी आएगा 2 बाई 3 x माइनस 1 की पावर 3 बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सम c। ठीक है, अब इसको कंपेयर करो जरा इससे, इस वैल्यू से कंपेयर किया जाए इसको जरा। ठीक है, यहां पे दिए अल्फा x प्लस 1 की पावर 3 बाई 2, देखो हमको भी मिल रहा है x प्लस 1 की पावर 3 बाई 2। ठीक है, यहां हमको क्या मिल रहा है? x प्लस 1 की पावर 3 बाई 2, यहां मिल रहा है x माइनस 1 की पावर 3 बाई 2, सेम मिल रहा है x प्लस 1 की पावर 3 बाई 2
x माइनस 1 की पावर 3/2। तो इसका जो कोफिशियंट है यही पूछा है, ये और ये, यही आंसर में पूछा है। पहले में अल्फा की वैल्यू बतानी थी और दूसरे में किसकी वैल्यू बतानी थी, बीटा की। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू जरा कंपेयर करो यहां से, 1/2 इंटू 2/3, दिस इज 1/3। बीटा की भी कंपेयर करो, 1/2 इंटू 2/3, दिस इज 1/3। दोनों का ही आंसर कितना आ गया, 1/3। अल्फा की वैल्यू भी 1/3 और बीटा की वैल्यू भी कितनी, 1/3। दोनों का ही आंसर सेम ही आ रहा था। अगर अल्फा बीटा आप निकाल पा रहे थे, बहुत आसान क्वेश्चन था, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का सवाल था, बेसिक रिजल्ट लगाना था, कुछ नया नहीं करना था इस पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जरा देखते हैं, हम डिस्कस करते हैं इसी में। देखो क्वेश्चन नंबर 27, एरिया पूछा है। अब ये सवाल आप कह सकते हैं कि एरिया अंडर द कर्व का है, लेकिन ये एरिया अंडर द कर्व में ना आके सर्कल के एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। देखते हैं इसको, जरा डायग्राम वगैरह बनाएंगे और सीखेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट आइटम्स दैट फॉलोज। एक सर्कल दिया गया है, ये सर्कल है। सर्कल की इक्वेशन है x² + y² - 2x = 0। सर्कल कहां से लग रहा है सर, सर्कल तो नहीं दिख रहा है मुझे, आप क्या करें। देखो इसको सर्कल बनाते हैं। x² + y² - 2x = 0। सबसे पहला काम तो यही करना था। इस इक्वेशन को देख के हमें सर्कल ढूंढना है कि इसका सेंटर कहां होगा और रेडियस कितना होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, x² - 2x + 1 - 1 + y² = 0। +1 - 1 ऐड करने से इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा। ये क्या लिखा है, x - 1 का होल स्क्वायर लिखा है क्या, प्लस y² = 1। हाँ सर दिख गया सर्कल, ऐसा ही होता है सर्कल कुछ। इक्वेशन ऑफ सर्कल x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = r²। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, यहीं से कंपेयर करना था। तो इसका सेंटर आएगा 1, 0 और रेडियस भी आएगा 1। इतना अगर आपने निकाल लिया और इसका आपको डायग्राम याद है, डायग्राम याद क्या करना है, बनाना है। ये एक्स एक्सिस, ये क्या है हमारी वाई एक्सिस। सेंटर कहां पर है, ये कोई पॉइंट है 1, 0। सर्कल बनाना है हमको, ये सर्कल बन गया। रेडियस 1 है तो ओरिजिन पे टच करेगा, आसान बात है। ये है 1, 0 पॉइंट और रेडियस 1 यूनिट्स। अब कह रहा है लेट इज पार्टीशनड बाय लाइन y = x इन 2 सेगमेंट्स। अब इस सर्कल को एक लाइन है y = x लाइन है, y = x लाइन है, ये इसको 2 सेगमेंट में बांट रही है, 2 सेगमेंट में बांट रही। कौन कौन से सेगमेंट है, लेट A1 A2 बी द एरियाज ऑफ मेजर एंड माइनर सेगमेंट। तो A1 माना है उसको मेजर सेगमेंट, A2 माना है माइनर सेगमेंट को। हमें दोनों का एरिया निकालना है। ठीक है, तो देखो ये जो y = x लाइन है, इसको किस पॉइंट पे कट करेगी। अगला सवाल यही होना चाहिए, किस पॉइंट पे इसको कट करेगी सर्कल को। तो अभी तो मैंने बना दिया, पर आप कैसे चेक करेंगे, इसी इक्वेशन में रख दो। x² + y² - 2x = 0 है। इस इक्वेशन में y = x रख दो, क्योंकि लाइन क्या कट करेगी, y = x। तो यहां से हो जाएगा x² + x² दैट इज 2x² + 2x = 0। 2x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस था ना, -2x तो x - 1 = 0। तो 2 पॉइंट मिल गए, x = 0 और x = 1। 2 पॉइंट्स मिले। देखो एक x = 0 पे कट कर रहा है, एक x = 1 पे, और 1, 0 ही तो इसका रेडियस है। मतलब ये लाइन कैसी हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। कह सकते हैं कि ये लाइन कैसी हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। चलो अब इसका मतलब हो गया, हमें एंगल जो मिल गया वो कितना मिल गया, 90 डिग्री। एंगल जो मिल गया दैट इज 90 डिग्री। ये एंगल कितना मिल गया, 90 डिग्री मिल गया। ठीक है, तो अब हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेगमेंट का। एरिया ऑफ सेगमेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एरिया =
पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यही फॉर्मूला डायरेक्टली लिख देते। आर की वैल्यू हमें पता है 1, काम और आसान हो गया। जहां जहां आर उसको हटा ही दो। आर की वैल्यू 1, आर स्क्वायर 1, आर स्क्वायर 1, आर स्क्वायर खत्म। बचा कितना? पाई। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, अभी बताया। यहां सेंटर से कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू 1। अभी क्या बचा? पाई बाई 4 माइनस 1/2, पाई बाई 4 माइनस 1/2। ये किसका एरिया आया? इस वाले पोर्शन का, इस वाले पोर्शन का ये क्या आया है? एरिया है पाई बाई 4 माइनस 1/2 स्क्वायर यूनिट्स। हमें क्या करना है? मेजर वाले का निकालना है। क्या पूछा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1? A1 इज मेजर। A1 का निकालना है ना, तो इसी को किससे माइनस कर दो? पूरे सर्कल के एरिया से माइनस कर दिया जाए। पूरा सर्कल का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पाई आएगी, क्योंकि आर की वैल्यू क्या है? 1 है। तो आंसर आ जाएगा पाई माइनस, ये जो लिखा है पाई बाई 4 माइनस 1/2। इसको जरा सॉल्व करो तो दिस इज, यहीं अंदर पहले इसको सॉल्व कर लें तो इसका आ जाएगा पाई माइनस, ये 4 आ गया, दिस इज पाई माइनस 2। ठीक, इसको जरा और सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके। पूरा ये 4 आ गया, दिस इज 4 पाई माइनस पाई, दिस इज 3 पाई प्लस 2/4 यूनिट्स। दिस इज द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? आंसर चलो देखते हैं, इसको हटा दें, सॉल्यूशन आ गया। अभी चेक करेंगे आगे। ये क्वेश्चन था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1। तो A1 की वैल्यू क्या आ गई? 3 पाई प्लस 2/4 आ गई, 3 पाई प्लस 2/4 आ गई। आसान हो गया। अब क्या आया था हम फिर से लिख लेते हैं। A1 जो आया था पाई बाई 4 माइनस 1/2। A2 जो आया है दिस इज 3 पाई प्लस 2/4। अगला सवाल इसी में 2A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस 3A2। थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है। A1 प्लस A2 क्या है ये बताओ पहले। A1 प्लस A2 क्या पूरे सर्कल का ही एरिया है? अगर ये सर्कल आपका बना हुआ था और ये लाइन कट कर रही थी, ये आपका A2 है, बाकी ये A1 है, तो A1 प्लस A2 क्या पूरे पूरे सर्कल का ही एरिया है? पाई के बराबर है, क्योंकि रेडियस 1 है। तो A1 प्लस A2 तो पाई हो गया। तो ये क्या बचा? 2 पाई अपॉन में A1 माइनस 3A2 निकालना था। बस अगर ये निकाल लिया आपने तो समझो काम हो गया। दिस इज A2, दिस इज A1। मेजर वाले को A1 कहा है, माइनर वाले को A2 कहा है। ठीक है, तो A1 कितना है? 3 पाई प्लस 2/4 माइनस 3 टाइम्स ऑफ, डायरेक्टली लिखते हैं पाई माइनस 2। ठीक, इसको जरा सॉल्व करते हैं। 3 पाई प्लस 2 माइनस 3 पाई प्लस 6/4। ये कितना आ गया? 3 पाई कट गया, 8/4। आंसर इज 2। तो इसका आंसर क्या आ गया? 8/4 इज 2। क्या निकालना है? 2 पाई। कहां गड़बड़ हो रहा है? एक मिनट देखते हैं। 3 पाई प्लस 2/4 और पाई/4 माइनस 1/2, उसको सॉल्व किया तो क्या आया? 4 एलसीएम 4 माइनस, जरा इसको सॉल्व करते हैं। 3 2 जा 6, 4 आ गया। ठीक है, हमें क्या करना था? 2 पाई अपॉन नीचे क्या आया है? 2। दिस इज आंसर इज पाई। आंसर इज पाई। वो हमने नीचे वाला सॉल्व कर रहे थे ना, इसको सॉल्व किया तो क्या आया था? 2 आया। ऊपर क्या है? 2 टाइम्स A1 प्लस A2, दिस इज 2 पाई अपॉन 2। आंसर इज पाई। ठीक, तो ये थे क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चन थे। अभी और आते हैं, इसके आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये फंक्शन से जुड़ा हुआ सवाल है। एक फंक्शन का सवाल दिया गया है 3f(x) प्लस f ऑफ 1/x इक्वल टू दिस, और इस फंक्शन के सवाल में इंटीग्रेशन पूछा है इसी फंक्शन का, किसी लिमिट पे 1 से 2 शायद पूछा है। हाँ, 1 से 2 पूछा है। अच्छा, पहले इसको सॉल्व करना आना चाहिए। अगर ये फंक्शन आपसे सॉल्व नहीं होगा तो सब गड़बड़ है मामला।
ठीक है। और ये एडवांस कॉन्सेप्ट्स में आता है फंक्शन के, जहां पर हम एक फंक्शन के साथ कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन ऐड कर देते हैं। जैसे यहां 1/x कर दिया, वो -x भी कर सकता था, कोई और फंक्शन भी दे सकता था। हमें क्या करना है, 1/x को इलिमिनेट करना है यहां से, तब जाके fx निकलेगा। ठीक है, देखते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं इसको। चलो, ये दिया गया है 3fx प्लस f ऑफ 1/x इक्वल टू 1/x प्लस 1। देखो, इसमें छोटी सी ट्रिक लगनी थी, ट्रिक कहूं या कॉन्सेप्ट है जिसको पता है। x को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, 1/x से। इस पूरी इक्वेशन में x को रिप्लेस कर दो किससे, 1/x से। देखो क्या बन जाएगा, ये 3 टाइम्स ऑफ f 1/x, जहां जहां x था वहां क्या कर देंगे, 1/x कर देंगे। ये क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, fx इक्वल टू x प्लस 1। सिंपल सी बात है। आप देखो, ये इक्वेशन 1 है आपकी, ये इक्वेशन 2 है। इन दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करके f 1/x को इलिमिनेट किया जा सकता है। जैसे यहां पर अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं, इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरे में, और इक्वेशन 1 -2 कर दूं, तो यहां मैं कह रहा हूं 3 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 1 फर्स्ट इक्वेशन माइनस इक्वेशन सेकंड, ये कर रहा हूं। ठीक, तो देखो यहां क्या बचेगा, 9fx और माइनस fx 8fx बचेगा। इक्वल टू क्या बचेगा, जरा देखो, 3 टाइम्स ये कैंसिल हो गया, यहां बचा 3/x प्लस 3 माइनस x माइनस 1, यही बचा। 1/x ये वाला पोर्शन कट गया, यहां से बचा fx इक्वल टू, इसी को जरा लिख सकते हैं, 3/8x माइनस x/8 और प्लस 2/8, यही लिख सकते हैं। अब जरा पहले आंसर चेक कर लेते हैं। देखो fx तो आ गया ना, तो पहला क्वेश्चन तो आ गया। देखो ये 2/8 को मैं 1/4 भी लिख सकता हूं काट के। देखो आंसर 3/8x माइनस x/4 प्लस माइनस x/8 प्लस 1/4। तो देखो fx की वैल्यू तो आ गई, बहुत आसानी से आ गई। अगर ये आपको छोटा सा ट्रिक पता है, x को 1/x से रिप्लेस करना है बस, और इक्वेशन को सॉल्व करनी है। fx आ गया, तो अगला क्वेश्चन तो फ्री में। अगर fx किसी ने निकाल लिया, अगला क्वेश्चन तो फ्री का है, क्योंकि 1 से 2 तक इसको इंटीग्रेट करना है। 8 बाहर पहले ही दे दिया, इसमें नीचे सब में 8 आ रहा था, 8 कट जाएगा, मतलब अपॉन वाला भी खत्म। देखो ये बचा कितना, हमें क्या करना है, 8 टाइम्स ऑफ 1 से 2 तक fx dx, यही निकालना है, fx dx। देखो वहां 8 कॉमन है, 8 काट दिया जाए पहले ही, यहां बचा कितना, 1 से 2 तक, 1 से 2 तक। fx की जगह मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 3/x माइनस x/8 प्लस 2 टाइम्स dx। ये देखो बस इतना ही बचा, नीचे से 8 कॉमन लेके काट दिया हमने। 3/x, जरा इंटीग्रेशन बताना, 1/x का ln x होता है माइनस x/8, 8 तो कट गया, 8 क्यों लिखा है, 8 कट गया, माइनस x प्लस 2, x का x²/2 प्लस 2x, दिस इज इंटीग्रेशन। लगा दो, लिमिट पुट कर दो 1 से 2 तक। आसान हो गया कि नहीं, अब बताओ। इसको जैसे ही मैंने पुट किया, दिस इज 3 ln 2 माइनस 4/2 प्लस 4, ये हो गया एक ब्रैकेट में, माइनस 1 जैसे ही पुट किया, log 1 की वैल्यू 0, ये 0 हो गया, यहां बचेगा क्या, माइनस 1/2 प्लस 2, यही बचा। बस इसको सॉल्व करना है। ये क्या लिखा है, इसको मैं लिख सकता हूं ln 2 का क्यूब लिख सकता हूं, ln 2 का क्यूब। ये क्या है, 2, 4 माइनस 2, 2 बचेगा, माइनस यहां लगाया हमने प्लस 1/2 माइनस 2, सॉल्व कर लो, ln 8 माइनस 4 प्लस 1/2। ठीक है, इसको जैसे ही सॉल्व करोगे, ये पूरा ये कैलकुलेशन पार्ट है,
इसको करना पड़ेगा। 1 से 2 पर वैल्यू पुट करेंगे और डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। दिस इज, एक तो आ रहा है ना ln8 तो आ ही रहा है। आप ध्यान से देखो, इसमें बस यहीं से आंसर लगा सकते थे आगे सॉल्व करने की। ln8 आ रहा है ना, आप देखो चेक करो, एक ही एक ऐसी वैल्यू जिसमें ln8 रूट ई दी रहा है, तो पहले इसको आंसर टिक कर सकते थे यहीं से। एक वैल्यू तो मिल गई ना ln8, कुछ भी आएगा यहां प्लस में सम फंक्शन आएगा, दिस इज 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। तो ln8 प्लस इसको हम लॉग बेस ई पर ई लिख सकते हैं। 1 को क्या लिख सकते हैं? बेस ई पर ई लिख सकते हैं, बेस ई पर ई लिख सकते हैं। अब इसको हम कर सकते हैं लॉग बेस ई पे रूट ई, और ये कितना लिखा है? ln8, दिस इज ln8 रूट ई। ठीक है, ये कैलकुलेशन पार्ट है, बस लिमिट पुट करनी है। जैसे x की जगह 2 पुट करो, x की जगह 1 पुट करो। 1 पुट करने पे आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू 0 हो जा रही है, तो भाई ये तो पक्का हो गया ना कि ln8 मिलेगा, तो ये लगा सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। थोड़ा और आगे चलते हैं, ये इंटीग्रेशन देखते हैं जरा। बस मैं आपको मेथड बता रहा हूं कैसे किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था और सॉल्व करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन कह सकते हैं इसको हम, लेकिन आप सॉल्व करने जाते तो हो जाता, क्योंकि 2 क्वेश्चन है इसमें, तो आप 2-3 मिनट समय दे सकते हैं इसमें। ये 5 नंबर का सवाल हो गया ना, 2.5 नंबर का थोड़ी रहा, अल्फा बीटा दोनों निकालना है। ठीक, तो निकालते हैं इसको। 3 cos x प्लस 4 sin x अपॉन 2 cos x प्लस 5 sin x dx। चलो, कभी ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए a sin x b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x, इस टाइप का जैसे ही क्वेश्चन आपको मिल जाए, आपको क्या करना है, हमेशा यही लिखना होता है, जो भी न्यूमरेटर में दिया हो, जो भी न्यूमरेटर में दिया हो, इसको लिखते हैं a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ये एक टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है जो हम आसानी से कर सकते थे, और यहाँ a और b की वैल्यू इसी इक्वेशन को सॉल्व करके निकालनी थी। दिस इज 3 cos x प्लस 4 sin x इक्वल टू, इसको सॉल्व करके हम a टाइम्स ऑफ लिख सकते थे इसको 2 cos x प्लस 5 sin x प्लस b टाइम्स ऑफ, इसका डिफरेंशिएशन करो, दिस इज -2 cos x माइनस 2 sin x माइनस 2 sin x प्लस 5 cos x। ठीक है, a और b की वैल्यू को कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू आएगा 26/29 और b की वैल्यू आएगी 7/29। ये आप लोग को चेक करना है कि यही वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। a की वैल्यू आएगी 26/29, b की वैल्यू आएगी 7/29, और इसको कंपेयर करना था, ये देखो दिया गया है अल्फा x/29 बीटा/29 ln, तो यहां से सीधे सीधे आंसर हो जाएगा, दिस इज 26 और दिस इज 7। ठीक है, ये आपको खुद से निकालना है a और b की वैल्यू, बस ये आपको याद रहना चाहिए इस क्वेश्चन। ये आसान क्वेश्चन था, अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है तो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन ये है, फाई a इक्वल टू a से a प्लस 100 पाई मॉड साइन एक्स dx। अब ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना था आपको। क्यों नहीं सॉल्व करना था सर, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं सॉल्व नहीं करना था? क्योंकि अगर आपको ग्राफ याद है, किसका ग्राफ? मॉड साइन एक्स का, तो आप बहुत आसानी से कर सकते थे। जिसको नहीं पता था उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत टफ था। ये ग्राफ होता है, ऐसे कंटिन्यू रहेगा दोनों तरफ, ठीक है, ये यहाँ ज्वाइन रहेगा, ये 0 पॉइंट, ये पाई, ये 2 पाई, आगे वाला 3 पाई, नेक्स्ट ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, और हमें पता है साइन के एक लूप का एरिया, एक लूप का एरिया 2 यूनिट होता है, 2 स्क्वायर यूनिट्स, 2 स्क्वायर यूनिट्स, ये एरिया होता है एक लूप का। ठीक है, हमें कहां से कहां तक कहा है? a से a प्लस 100 पाई। आप जरा सोचिए, मान लीजिए हम 0 से शुरू कर रहे हैं, कहां से? 0 से शुरू करें और कहां जाएं? 0 प्लस 100 पाई तक। बताओ कितने लूप आए?
1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 100 पाई पे 100 लूप आएंगे। मान लो अगर हम इसको शुरू कर दें, मान लो पाई से शुरू कर दें, पाई से पाई प्लस 100 पाई तक जाएंगे। ये कह रहा है ए से ए प्लस 100 पाई तक जाना है। मैं ए की कुछ वैल्यू सपोज करके आपको बता रहा हूं। तो ए की वैल्यू अगर पाई से पाई प्लस 100 पाई पे जाए तो कितने लूप आएंगे? 100 लूप यहां भी आएंगे। बताइए, दिस इज पाई से, ये पाई से शुरू किया, कहां तक जाएंगे? 101 पाई तक जाएंगे। तो 100 लूप्स आएंगे ना। अगर इसमें 100 लूप्स आ रहे हैं और एक लूप का एरिया कितना है? 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो बताओ एरिया 100 इंटू 2 डायरेक्टली कर सकते थे, 200 स्क्वायर यूनिट्स आंसर। मतलब इसको सॉल्व ही नहीं करना था। अगर आपको मॉड साइन एक्स का ग्राफ पता है, उसके एरिया का पता है कि एक लूप का एरिया कितना होता है, तो डायरेक्टली आंसर। अच्छा, दूसरा वाला तो फ्री का क्वेश्चन है। दूसरे वाले जितने क्वेश्चन है लगभग फ्री के ही क्वेश्चन मान के चलिए, क्योंकि अगर फाई ए की वैल्यू 200 आ गई, ये लो आ गई, ये बताओ फाई डैश ए की वैल्यू 0। फाई डैश ए क्या है? डिफरेंशिएशन, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अगला क्वेश्चन तो ऐसे ही फ्री में मिल गया। अगर आप पहले का ग्राफ जानते तो दूसरा तो ऐसे ही हो जाना था। बस वो क्या चाहता है आपसे, यूपीएससी क्या चाहती है? वो चाहती है कि आपको ये पता हो। वो इंटीग्रेट नहीं करवाना चाहते। कितनी बार साइन बदलोगे बताओ? मॉड साइन एक्स का कितनी बार साइन बदलोगे? 0 से पाई, फिर पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, 100 पाई तक बोला है। अगर ये आपको पता है कि एक लूप का एरिया 2 यूनिट्स होता है, तो 100 लूप क्या 10,000 लूप दे दे, क्या क्या फर्क पड़ता है? 2 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर निकालना है। इसी तरह से अगर आप लोग ट्राई करना चाहें तो इसका ग्राफ ट्राई करिएगा, साइन मॉड एक्स का ग्राफ ट्राई करिएगा। मॉड साइन एक्स का ग्राफ तो यही होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 44 और क्वेश्चन नंबर 47 दोनों ही इंटीग्रेशन के सवाल हैं और बहुत आसान सवाल हैं। आसान इसलिए कहूंगा क्योंकि सॉल्व नहीं करना था इन क्वेश्चंस को। अगर आप सॉल्व करने बैठ जाओगे तो नहीं कर पाओगे। देख लो, इस क्वेश्चन की बात करता हूं। -1 से 1 पे एक बीच में कुछ साइन का फंक्शन दिया है, फिर cos स्क्वायर एक्स दिया है। अगर इसको मैं लिख दूं 3 sin x माइनस साइन 3x, यही लिखा है। अच्छा, और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। जरा इस फंक्शन के बारे में बताओ मुझे, ये किस टाइप का फंक्शन है? क्या ये एक ऑड फंक्शन है? क्या ये ऑड फंक्शन है? सर नहीं दिख रहा है ऑड मुझे। कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है तो ऐसे कर लो ना, 3 sin x माइनस साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है? 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ऐसे ही दिखता है। 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x लिख दिया। 3 sin x से 3 sin x कट गया, ये बचा कितना? 4 sin क्यूब x, ये बचा। सिर्फ इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, 4 sin x, ये f ऑफ सम x मान लो, ये क्या है? 4 sin क्यूब x है, राइट। तो x की जगह पर माइनस एक्स पुट करोगे तो क्या ये -4 sin क्यूब x आ जाएगा? f ऑफ माइनस एक्स पुट करने पे माइनस f ऑफ x आ गया। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। देख के जान जाना चाहिए, साइन ऑड फंक्शन होता है, कॉस इवन फंक्शन होता है। ठीक है, यहां देख के ही पता चल जाता है कि ये ऑड फंक्शन है और ये इवन फंक्शन है। और ऑड और इवन का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? एक ऑड फंक्शन आएगा। तो यहां पर ये जो पूरा गिवन फंक्शन था, ये एक ऑड फंक्शन है। ठीक है, अब इसको ऑड फंक्शन ही नहीं पता है तो ये क्वेश्चन स्किप कर देता। भाई ऑड फंक्शन नहीं पता है तो कोई चांस नहीं कि आप इसको किसी और तरीके से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, पूरा लेंदी हो जाएगा, आसान नहीं है। जरा देखते हैं। आप जरा बताओ ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी यही होती है कि -a से a fx dx अगर दिया गया है और fx एक ऑड फंक्शन है तो इसका डायरेक्ट आंसर 0 होता है। fx अगर एक ऑड फंक्शन है, -a से a इंटीग्रेट करना है तो इसका आंसर डायरेक्टली 0। इवन फंक्शन के लिए यही प्रॉपर्टी बदल जाती है, ये 2 टाइम्स ऑफ 0 से a हो जाएगी fx dx। अगर fx कैसा है? इवन फंक्शन है। यहां पर कैसा है? ऑड है। तो ये ऑड फंक्शन है, आंसर 0, खत्म क्वेश्चन। तो अगर किसी को प्रॉपर्टी पता थी तो इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं थी। देखा ये ऑड,
माइनस ए से ए, ऑड फंक्शन, आंसर 0। बहुत आसान था, कुछ करना नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 47 आसान सवाल है। 47 P दिया है, Q दिया है, Fx दिया गया है। Fx की ही बात करेंगे बस, और बाकी सब तो बहुत आसान है। e की पावर -x, अगर यही फंक्शन के बारे में आपको पता है तो आप सारा क्वेश्चन कर लेते। इसका ग्राफ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ये कभी टच नहीं करेगा इस लाइन को, ठीक है? इस लाइन को कभी भी टच नहीं करेगा, हमेशा ऐसे चलेगा पैरेलली, ठीक। ये जो ग्राफ है, दिस इज y इक्वल टू ई की पावर -x का ग्राफ है, ठीक। और हमें पता है e की पावर x का ग्राफ कभी भी निगेटिव आंसर नहीं देगा। x की कुछ भी वैल्यू रख दो, x इवन निगेटिव रख दो, पॉजिटिव रख दो, कुछ भी रख दो, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, 0 से बड़ा। 0 भी कब आएगा? जब x की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तब, ठीक। अब इसी फंक्शन का मॉड लेना है। क्या बोला है? p है fx a से b तक इंटीग्रेशन, और q क्या है? मॉड fx a से b। तो fx तो पता चल गया भाई, e की पावर -x है, ग्राफ पता चल गया। मॉड fx की बात करें अगर, अच्छा ये वैल्यू कभी निगेटिव नंबर देगा ही नहीं, तो पॉजिटिव नंबर का मॉड तो सेम ही होता है। वैसे भी फंक्शन के केस में हम देखते हैं मॉडुलस लेते हैं जब, तो एक्स एक्सिस के नीचे जो ग्राफ होता है उसकी सिमेट्री ले लेते हैं और नीचे का ग्राफ मिटा देते हैं। वो मॉडुलस लेने का तरीका है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन में मैंने ये पढ़ा रखा है, ठीक है? आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो मॉड ऑफ fx क्या fx के ही बराबर होगा, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव है, कभी निगेटिव है ही नहीं, तो वैल्यू सेम रहेगी। क्या पूछा है? p और q दिया है। p जो इंटीग्रेशन a से b fx है, और q क्या है? a से b मॉड fx dx, ये है, ठीक। तो अगर a से b पर fx है और हमने ये देखा कि ये किसके बराबर है? fx के ही बराबर है, तो दोनों तो सेम ही है, कुछ अलग है, सेम हो गया। तो p और q की वैल्यू बराबर। वो तो निकालने को बोला ही नहीं, वो तो बोला कि p और q में बताओ रिलेशन क्या है। तो वो यही पूछ रहा था आपसे कि क्या आप इसकी प्रॉपर्टी जानते हैं? मॉड ऑफ fx जो है fx के ही बराबर होगा, ये आपको पता है कि नहीं? अगर ये प्रॉपर्टी पता थी तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जरा, ये क्वेश्चन है 0 से π/2 पर a प्लस साइन एक्स अपॉन 2a प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इस क्वेश्चन की अगर बात करें हम, ये इतना आसान सवाल है, इसमें आपको कुछ नहीं करना था, बस एक लाइन का सवाल है ये। देखो जरा, 0 to π/2, चलो जनरल पहले बता देता हूं आपको। a प्लस साइन एक्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? a प्लस साइन एक्स प्लस a प्लस कॉस एक्स, ऐसे लिख सकता हूं dx, ठीक। 2a को मैंने क्या कर दिया? a प्लस a लिख दिया, बस, और कुछ नई बात नहीं की। डायरेक्ट रिजल्ट आपने इनडेफिनेट में पढ़ा होगा। अगर a से b पर कभी इस टाइप का फंक्शन मिल जाए, fx अपॉन fx प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स, a प्लस b माइनस एक्स, इस टाइप का अगर इंटीग्रेशन मिल जाए, fx अपॉन fx प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx, तो इसका डायरेक्टली आंसर होता था b माइनस a अपॉन 2 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। यहां पर भी सेम है, देखो fx हमारा a प्लस साइन एक्स है, ये fx अपॉन fx प्लस f ऑफ π/2 माइनस एक्स लिखा है। सेम क्वेश्चन है, fx की वैल्यू क्या है? a प्लस साइन एक्स। जरा बताओ मुझे f ऑफ π/2 माइनस एक्स क्या होगा? ये क्या a प्लस कॉस एक्स होगा, ठीक। तो ये क्या लिखा? fx अपॉन fx प्लस f ऑफ π/2 माइनस एक्स, तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा π/2 माइनस 0/2, दिस इज π/4। आंसर रिजल्ट है b माइनस a/2। व्हाट इज b? b इज π/2, a इज 0, तो π/2 माइनस 0/2, दिस इज π/4। आंसर a। बहुत आसान सवाल आए थे, इंटीग्रेशन से रिलेटेड 14 क्वेश्चंस आए थे।
अब आप समझ लीजिए एक चैप्टर से अगर 14 क्वेश्चन आ रहा है, 2.5 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 35 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन से आया था। 35 मार्क्स का सिर्फ एक चैप्टर से। बच्चे क्या करते हैं, बहुत लेंदी है सर, इंटीग्रेशन छोड़ देंगे। तो इंटीग्रेशन अगर आप छोड़ के जाएंगे ना, तो आप समझ लीजिए अगली बार आपका क्या हाल होने वाला है। इंटीग्रेशन आप नहीं छोड़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 14 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से दे दिया इस बार। लगभग इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चन हो गए, और देख लेते हैं कोई बच गया हो तो। इंटीग्रेशन का कोई सवाल बच गया हो तो उसको हम लोग कर लेते हैं। इंटीग्रेशन आसान आया था, बहुत टफ नहीं था। कुछ क्वेश्चंस थोड़े टफ लगे, कुछ क्वेश्चंस एकदम आसान है, कुछ एक लाइन में सॉल्व हो जाते हैं, कुछ में 2-3 लाइन लगता है, लेकिन सॉल्व सब हो जाता है। लगभग सारे क्वेश्चन हो गए इंटीग्रेशन के, कुछ भी नहीं बचा है। सारे क्वेश्चन हो गए इंटीग्रेशन के जितने भी थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे किसी और टॉपिक के क्वेश्चंस। जैसे एनालिसिस करके मैंने बताया आप लोगों को कि इंटीग्रेशन से कितने सवाल आए, डिफरेंशिएशन से कितने सवाल आए, मैट्रिक्स से क्या है। तो सारे क्वेश्चंस हम टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आज मैंने इंटीग्रेशन डिस्कस किया, किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट है, कुछ पूछना है तो कमेंट डाउन करके बता दीजिए। आगे की सीरीज में हम डिस्कस करेंगे किसी और टॉपिक पे, जैसे फंक्शन हो गया, फंक्शन से 10 सवाल 11 सवाल आए थे, तो अगला टॉपिक हो सकता है हम फंक्शन डिस्कस करें। ये सारे क्वेश्चन फंक्शन के ही हैं। फिर डिफरेंशिएशन से सवाल है, इंटीग्रेशन से सवाल है, लगभग हर टॉपिक से सवाल है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कोई और टॉपिक उठा के। ठीक है, और अगर आपको एनडीए 2 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, एनडीए 2 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, एनडीए 1 में आपका किसी कारणवश नहीं हुआ, या फिर आप अभी 12th में हैं और अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप हमारी दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए। हम कर्नल राय डिफेंस एकेडमी की पूरी टीम आपकी पूरी हेल्प करेंगे आपके सिलेक्शन में एनडीए 2 के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।